प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज की शॉर्ट हैंड हिंदी की इस क्लास में मैं आपको आशुलिपि में प्रयोग किए जाने वाली कुछ परिभाषाओं के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाती हैं और जिनका बार बार प्रयोग जब इसमें आप शॉर्ट हैंड सीखेंगे उसमें उनका किया जाएगा, तो इनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसमें सीखते हैं आशुलिपि के बारे में कि आशुलिपि है क्या। कई बार पूछा जाता है कि आशुलिपि से आपका क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर आशुलिपि शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। आशु प्लस लिपि, दोनों के योग से बना है आशुलिपि। आशु शब्द का अभिप्राय है बाज, जो एक पक्षी होता है बाज, और लिपि एक लिखने की कला, लिखने की एक भाषा है। लिपि लिखने का जो तरीका होता है उसको लिपि कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर आशु शब्द इसलिए जोड़ा गया आशुलिपि में क्योंकि बाज में एक कला होती है कि जब तक वह अपने लक्ष्य को, अपने शिकार को प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक उस शिकार की गति से उसके पीछे भागता रहता है, बराबर निरंतर प्रयास करता रहता है। और जब तक उसको पकड़ नहीं लेता है, दबोच नहीं लेता है, तब तक उसके पीछे निरंतर प्रयासरत रहता है। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम बाज की तुलना अगर हम आशुलिपिक से करें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आशुलिपिक भी वक्ता के भाषणों को लिखने के लिए उसी की गति से निरंतर प्रयासरत रहता है। अब इसको अगर हम एक परिभाषिक रूप में देखें तो इसकी परिभाषा होगी ऐसी ज्यामितीय सूक्ष्म लिपि को जिसमें वक्ता के भाषणों को अधिकतम गति पर लिखा जा सके। आशुलिपि या इसको शॉर्ट हैंड भी कहते हैं, शॉर्ट हैंड कहलाती है। अब यहाँ पर ज्यामिति का मतलब है रेखा गणितीय, क्योंकि रेखा गणित के जो चिन्ह होते हैं उन्हीं के आधार पर ये आशुलिपि बनाई जाती है, चिन्हों पर आधारित है। तो ये चिन्हों पर आधारित एक सूक्ष्म लिपि है जिसके द्वारा जो वक्ता के भाषण हैं उन भाषणों को तेज गति से, जितनी तेज से वक्ता बोलता है उसी की गति से हम लिखने का प्रयास करते हैं। तो जो भी व्यक्ति वक्ता के भाषणों को तेज गति से लिखने में सक्षम हो उस व्यक्ति को हम आशुलिपिक कहते हैं, और जिस लिपि के द्वारा तेज गति लिखना संभव हो उस लिपि को हम आशुलिपि कहते हैं। तो ये आपको परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी आशुलिपि की, कि आशुलिपि क्या है। और आशुलिपि का और भी कई सारे नामों से हम जानते हैं, जिसको हम इससे पूर्व के क्लास में हम आपको बता भी चुके हैं, अच्छे तरीके से समझाया भी था। उसके बाद में एक दूसरी परिभाषा आती है भाषा। भाषा क्या है? भाषा के बारे में देखें, इसको इंग्लिश में लैंग्वेज भी कहते हैं, कि मनुष्य की ऐसी बोली या ध्वनि जो लिखी जा सके। तथा समझ में आ सके।
भाषा कहलाती है। भाषा से अभिप्राय कि मनुष्य की ऐसी बोली या ध्वनि जो लिखी जा सके तथा समझ में आ सके, भाषा कहलाती है। जैसे आप देखते हैं कि हर क्षेत्र की एक अपनी अलग बोली होती है, लेकिन उस बोली को लिखा भी जा सकता है। वहाँ के जो उस भाषा के जानने वाले हैं, इंग्लिश को इंग्लिश के जानने वाले, हिंदी को हिंदी जानने वाले, फ्रेंच को फ्रेंच जानने वाले लिखते हैं और उसको समझ भी सकते हैं। तो ऐसी बोली या ध्वनि जिसको लिखा या समझा जा सके, भाषा कहलाती है। उसके बाद में नेक्स्ट आती है ध्वनि। कि ध्वनि क्या है? यह शब्द आपको बार बार आशुलिपि में आपको सुनने को मिलेगा। इसमें है भाषा, भाषा के छोटे टुकड़े को जिसे बोला जा सके, ध्वनि कहा जाता है। जब आप कोई भाषा बोलते हैं तो वो भाषा छोटे छोटे टुकड़ों से मिल करके बनी होती है। और तो वो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हीं को हम ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट, वर्ण क्या होते हैं? वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर क्या है? लिखी जाने वाली भाषा छोटे से छोटे चिन्ह का नाम वर्ण या अक्षर है। जैसे का, खा, गा आदि। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरे को हम कहते हैं व्यंजन। जो ये स्वर और ये व्यंजन होते हैं, यही वर्ण और अक्षर होते हैं। तो सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है और उस ध्वनि के बाद में वर्ण और अक्षर होते हैं। तो लिखी जाने वाली भाषा के छोटे से छोटे चिन्ह, क्योंकि अगर कोई भाषा का निर्माण करना है तो उसमें अगर ये वर्ण और अक्षर रूपी चिन्हों का समावेश नहीं किया जाएगा सार्थक रूप में, तो वो कोई भाषा बनेगी ही नहीं। तो ये जो छोटे से छोटे चिन्ह होते हैं भाषा के, उन्हीं को वर्ण या अक्षर कहते हैं, जिनको हम वर्णमाला में का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा आदि नामों से जानते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। उसके बाद में
स्वर क्या है? स्वर, स्वर किसे कहते हैं? स्वर देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जा सके, उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ आदि, ये सारे जो हैं ये हमारे स्वर हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जा सके स्वर कहलाते हैं। स्वर स्वयं में स्वतंत्र होते हैं, इनके निर्माण में किसी दूसरे वर्ण या अक्षर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आ, ई और उ, ये हमारे स्वर हैं। तो अगर स्वर की परिभाषा कोई आपसे पूछता है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो आप बता सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है स्वर कहलाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है व्यंजन। व्यंजन में जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के ना हो, स्वर की सहायता के ना हो सके, उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन वे वर्ण या अक्षर होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उच्चारित किए जाते हैं। बिना स्वर की सहायता के उनका उच्चारण संभव ही नहीं होता है। जैसे का। अब का में अगर देखेंगे तो क और आ, छोटा आ जो होता है, इनके योग से बना होता है का। जैसे सा व्यंजन है तो सा और प्लस आ, इसमें आ की साउंड होती है। तो ये सब हमारे स्वर हैं। तो बिना स्वर के व्यंजन संभव ही नहीं होता है। इसलिए व्यंजन वे वर्ण या अक्षर होते हैं जो स्वर की सहायता से बनाए जाते हैं, उच्चारित किए जाते हैं। और स्वर वे वर्ण या अक्षर होते हैं जो बिना किसी दूसरे वर्ण या अक्षर की सहायता से बनाए जाते हैं। वो स्वतंत्र होते हैं, स्वयं में ही बनाए जाते हैं, किसी की ज़रूरत बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब उसके बाद में इसमें है एक परिभाषा ज़्यादा पूछी जाती है, सरल रेखाएं। सरल रेखाएं या सरल रेखा क्या है?
इसको हम जो व्यंजन रेखाएं जो व्यंजन रेखाएं बीच में से सीधी होती हैं, उन्हें सरल रेखाएं कहा जाता है। जैसे का, अब ये का है तो का सरल रेखा कैसे है, क्योंकि इसका जब व्यंजन माला में जो स्थान दिया गया है वो इस तरीके से है, सीधा है, ये मध्य में से इसमें कोई झुकाव बीच में से नहीं है, तो ये एक सरल रेखा है। उसके बाद में रा, इस तरीके से ये भी बिल्कुल सीधा है। पा देखा जाए तो पा इस तरीके से बनेगा, ये भी बिल्कुल सीधा है। या देखें तो ये देखो बिल्कुल सीधा है यहाँ से, तो ये भी एक सरल रेखा है। उसके बाद में वक्र रेखाएं। वक्र रेखाएं क्या हैं वो देखिए आप। जो रेखाएं बीच में से टेढ़ी होती हैं, बीच में से टेढ़ी होती हैं, उन्हें वक्र रेखाएं कहते हैं। जैसे मान लो हमारा सा, अब सा को हम ऐसे बनाते हैं तो ये बीच में से इसमें झुकाव है, टेढ़ापन है, इसलिए ये वक्र रेखा है। जैसे ता, अब ता को इस तरीके से बनाया तो इसमें भी झुकाव है, तो ये भी वक्र रेखा है। माँ, इसमें भी झुकाव है। ला, इसमें भी बीच में से झुकाव है। तो जो रेखाएं बीच में से टेढ़ी होती हैं वो सारी की सारी हमारी वक्र रेखाएं कहलाती हैं। तो एक बार हम आपको इनका रिवीजन करवाते हैं, इससे आपको ये भली बात ये आपके समझ में आ जाए। बहुत छोटी छोटी ये इनकी डिफिनेशंस हैं जो आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप जैसे ऐसे इस सिलेबस को आगे कवर करेंगे तो ये बार बार बीच में आएंगी, मध्य में आपको डिस्टर्ब ना करें, तो आपको ये पता हो तो ज़्यादा ही उचित होगा। वैसे इसमें से कुछ आपने पूर्व के क्लासों में आपने पहले अपने एकेडमिक एजुकेशन में पढ़ा भी होगा इन सब के बारे में, लेकिन अगर नहीं याद है तो आपको ये पता होना चाहिए। ऐसे आशुलिपि, तो ये तो हमारा मूल विषय ही है जिसको हम सीख रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है वक्ता के भाषणों को तेज गति से लिखने वाली कला को हम आशुलिपि कहते हैं। एक ऐसी लिपि जिसके माध्यम से हम वक्ता के भाषणों को तेज गति से कम समय में लिख सकें, उस लिपि को हम कहते हैं आशुलिपि। उसके बाद में भाषा, तो मनुष्य की ऐसी बोली या ध्वनि जिसको लिखा जा सके और समझा जा सके। क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसा ही आपने कहा, किसी ने आपसे कहा कि आपको फ्रेंच आती है, तो आपने कहा हाँ आती है फ्रेंच में, वो बोलो, तो आपने कुछ भी उसमें बोल दिया तो वो लिख भी नहीं पाएगा और समझ भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो आपकी कोई भाषा थी ही नहीं, आपने तो यूं ही बोल दिया। तो एक उसका सार्थक रूप होना चाहिए जिसमें जो शब्दों वाक्यों के आधार पर बनी हुई हो,
और जिसको बोला जा सके और जिसको समझा जा सके। तो ऐसी भाषा, ऐसी ध्वनि, ऐसी बोली को हम कहते हैं भाषा। उसके बाद में ध्वनि, जब कोई भाषा बोली जाती है तो वो छोटे छोटे शब्दों के समावेश से बोली जाती है। उसमें शब्दों की ध्वनियाँ होती हैं। उन छोटे छोटे टुकड़ों के, भाषा के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े जिन्हें बोला जा सके, ध्वनियाँ कहलाती हैं। आप कुछ भी बोलते हो, भाषा ऐसे नहीं, भाषा का एक बहुत बड़ा विस्तृत रूप होता है। तो आपने अगर एक दो सेंटेंस बोले तो वो सब ध्वनियाँ होती हैं। उसकी भाषा के पार्ट होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इनको हम बोलते हैं तो वो ध्वनियाँ कहलाती हैं। उसके बाद में वर्ण या अक्षर क्या होते हैं? लिखी जाने वाली भाषा के छोटे से छोटे चिन्ह जिनको वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णमाला के जितने भी अक्षर होते हैं, वर्णमाला, व्यंजनमाला, इसमें किसी भी भाषा को सीखने से पहले हमको वर्णमाला सिखाई जाती है। अगर हम इंग्लिश सीखते हैं तो हमें ABCD सिखाई जाती है। अगर हम हिंदी सीखते हैं तो हमें बड़ा, छोटी, बड़ी से लेकर के काखा गाघा ये सब सिखाया जाता है। तो ये पूरी जो टेबल होती है, उनके जो अंदर जो अक्षर समाहित होते हैं, वही हमारे वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। तो ये चिन्ह है, इन चिन्हों के आधार पर ही हम शब्द बनाते हैं, शब्द से वाक्य बनाते हैं। तो वो जो छोटे छोटे चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों को ही हम वर्ण या अक्षर कहते हैं, जैसे काखा गाघा। और इनको भाषा में दो प्रकार से निरूपित किया गया है। पहला, वर्णमाला को स्वर और व्यंजन, इन दो भागों में वर्णमाला को बांटा गया है। इनके बारे में हम अभी नीचे चर्चा करेंगे। जैसे स्वर के बारे में हमने बताया कि स्वर का एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये अपने में ही इनका एक अपना अस्तित्व होता है। जैसे छोटा, छोटी, बड़ी, ई, छोटा ऊ, ई, आई, ऊ, औ, ये हमारे स्वर होते हैं। इनको दर्शाने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वर की सहायता से ही बनते हैं। अगर उनमें स्वरों का समावेश ना हो तो हम व्यंजन का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के ना हो, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे का, तो का में का प्लस आ, सा में सा प्लस आ, पा अगर हम लिखते हैं पा, तो पा जब बनेगा तो पा में आ की ध्वनि होती है। ये आधा पा है, हल्की, ये हलंत नीचे लगा है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो ध्वनि है, ये सा की, ये हल्की ध्वनि है, आधी साउंड इसको दर्शाता है। हलंत अगर किसी व्यंजन के नीचे लगा दिया जाता है तो उसका अभिप्राय ये होता है कि वो शब्द अधूरा है। तो ये इसको उसके व्यंजन के आधेपन को दर्शाता है कि अधूरा पा है। तो इसमें से आ की साउंड है, तभी ये पा कहलाएगा। तो ये आपको समझ में आया। उसके बाद में है सरल रेखाएं। सरल रेखाएं क्या हैं? जब आप आशलिपि में कोई भी रेखा खींचते हैं और वह रेखा बीच से बिल्कुल सीधी हो, उसमें कोई भी टेढ़ापन ना हो, झुकाव ना हो, तो उस सीधी रेखा को हम सरल रेखा कहते हैं। जैसे का, रा, पा, या, ऐसे हैं बहुत सारे सीधी रेखाएं हैं। जैसे टा होता है, ऐसे टा। चा की बात करें तो ये ऐसे। तो ये सीधा, इनकी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है कि इनकी दिशा क्या होगी, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, सब हॉरिजॉन्टल कैसी भी हो सकती है। बस सरल रेखा का मतलब वो सरल हो, सीधे हों, उनमें सीधापन उनमें होना चाहिए। तो ये सभी सीधी रेखाएं हैं। उसके बाद वक्र रेखाएं। वक्र शब्द का अर्थ होता है टेढ़ा, झुका हुआ। तो ऐसी रेखाएं जो बीच से मुड़ी हुई होती हैं, जो बीच से टेढ़ी होती हैं, मध्य से जिनमें झुकाव होता है, वो रेखाएं हमारी वक्र रेखाएं कहलाती हैं। जैसे हमारे आशलिपि की व्यंजनमाला में कुछ अक्षर हैं जो वक्र रेखाओं के सहयोग से दर्शाए गए हैं। जैसे सा, ये हमारा वक्र है। ता,
मा, ला आदि ऐसे और भी हैं। जैसे ना को आप बनाएंगे तो उसमें भी इस प्रकार से झुकाव आता है। तो जिनको भी हम आशुलिपि में वक्र रेखा की श्रेणी में रखते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहे होंगे। ज़रूरत पड़ने पर हम आपको फिर से इनका रिवीजन करा देंगे, जिससे आगे जब आप पढ़ेंगे तो कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद में कुछ और परिभाषिक शब्दावलियाँ हैं जिनके बारे में हम सीखते हैं। जैसे नेक्स्ट होता है हमारा शब्द। नेक्स्ट है शब्द। तो शब्द कहते हैं अक्षरों के उस समूह या जोड़े को शब्द कहते हैं। को शब्द कहते हैं जिससे कोई अर्थ निकले, से कोई अर्थ निकले। जैसे सब, हाथ, मन, कर आदि वो शब्द कहलाते हैं। शब्द बताया कि ऐसे सार्थक शब्दों का समूह या जोड़ा जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ निकलता हो। अगर आप व्यंजन माला के जो वर्ण हैं, अगर उनको आप इस क्रम में व्यवस्थित कर दें, एक समूह में ऐसे व्यवस्थित कर दें कि उसका एक अर्थ उत्पन्न हो जाए, तो उन वर्णों के समूह या जोड़े को हम शब्द कहते हैं। जैसे सब, हाथ, मन, कर आदि। तो इन सब का अपना एक निश्चित अर्थ है। उसके बाद में नेक्स्ट परिभाषा इसमें आती है वाक्य। वाक्य क्या है? शब्दों के उस समूह को जिससे पूरी बात समझ में आ जाए। वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम बाजार जाते हो, वे चले गए, उसने खाना खा लिया। तो ये सारे जो हैं इसमें लिखे हैं, पहला ये हो गया, दूसरा और ये तीसरा आदि सभी वाक्य हैं। क्योंकि वाक्य शब्दों का एक सार्थक समूह होता है जिससे एक पूरी बात कंप्लीट हो जाए। अगर आप इतने सारे
शब्दों को इस क्रम में व्यवस्थित कर दें कि उनसे एक पूरी बात पता चल जाए। तो ऐसे शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका शब्द चिन्ह। शब्द चिन्ह, शब्द चिन्ह जो शब्द या अक्षर भाषा में बार बार प्रयोग किए जाते हैं उनके लिए आशुलिपि में छोटे छोटे चिन्ह बना दिए गए हैं। जिन चिन्हों को ही शब्द चिन्ह कहते हैं। ये चिन्ह काल्पनिक होते हैं और स्पष्टता व सुविधा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं। अब ये परिभाषाएं आपके सामने हमने प्रस्तुत की है। अब इनका एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। फिर लास्ट में एक बार सभी परिभाषाओं को आपके सम्मुख फिर से रिवाइज करा देंगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। शब्द हमने बताया कि सबसे जब आपने प्रारंभ में पढ़ा तो सबसे छोटी इकाई आपकी ध्वनि होती है और ध्वनि के बाद में फिर आता है वर्ण के बाद में फिर वर्ण या अक्षर, जो दोनों एक ही होते हैं, वर्ण या अक्षर के उसके बाद में फिर आते हैं आपके शब्द और शब्द से फिर आपके होते हैं वाक्य। तो शब्द जो है ये अक्षरों के समूह होते हैं। अगर अक्षरों को आप इस क्रम में व्यवस्थित कर दें कि उन अक्षरों का कोई एक सार्थक अर्थ निकले, उनका कोई एक अर्थ हो, उनकी कोई मीनिंग हो, मीनिंगलेस ना हो, मीनिंग हो उनकी, तो ऐसे अक्षरों का समूह वो शब्द कहलाता है। जैसे सब का मतलब होता है सब, संपूर्ण। हाथ का मतलब शरीर का एक पार्ट होता है। मन और मन करना और कर्म में हाथ भी होता है। इन सब का एक अपना सार्थक अर्थ है। उसके बाद में वाक्य। अब वाक्य क्या है? वाक्य शब्दों के बाद में निर्धारित होते हैं। तो वाक्य में
वाक्य शब्दों का ऐसा समूह होता है जिससे पूरी बात समझ में आ जाए। शब्दों का एक ऐसा समूह बनाया जाए जिससे एक सार्थक बात निकल कर के सामने आए और स्पष्ट हो जाए कि हाँ, वो अमुक व्यक्ति ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिससे वो बात उनको समझ में आ जाए। तो अगर आप एक ऐसा सार्थक क्रम शब्दों का बना देते हैं जो किसी एक बात को स्पष्ट करे, बात को पूर्ण करते हुए स्पष्ट करे, तो वह क्रम शब्दों का वाक्य कहलाता है। जैसे तुम बाजार जाते हो, इससे स्पष्ट हुआ कि एक व्यक्ति ऐसा है जो बाजार जा रहा है। स्पष्ट हो गया है कि वो बाजार जाने का काम कर रहा है। नेक्स्ट है वे चले गए। बात हुई से स्पष्ट होता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति, एक पर्सन था जो जा चुका है यहाँ से, जो अपने गंतव्य स्थान के लिए। नेक्स्ट था उसने खाना खा लिया। किसी व्यक्ति ने किसी से पूछा क्या उसने खाना खाया, उसने जवाब दिया कि हाँ, उसने खाना खा लिया। तो ये शब्दों का क्रम है जिनसे कि एक पूरी बात स्पष्ट हो जाती है, पूरी बात क्लियर हो जाती है हमें। तो ऐसे शब्दों का समूह ही वाक्य कहलाता है। उसके बाद में ये एक विशेष और इम्पोर्टेंट जिसको कहते हैं, ये कई बार एग्ज़ाम में भी बार बार पूछे जाते हैं और ये साथ साथ हर चैप्टर में आपको आते रहेंगे सब चिन्ह। तो सब चिन्ह क्या होते हैं? जो शब्द या अक्षर भाषा में बार बार प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर भाषा की अगर बात की जाए तो हम यहाँ पर आशुलिपि की जो भाषा है, आशुलिपि की है कि जो आशुलिपि में जो आप लिखते हैं तो वो बार बार प्रयोग में आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। रिपीट होने वाले ऐसे शब्द, उनके लिए आशुलिपि में छोटे छोटे चिन्ह बना दिए जाते हैं। जैसे कि कोई शब्द आया, उस, जैसे मान लो उस एक शब्द है, उसमें रिपीट हुआ है तो उसके लिए एक चिन्ह बना दिया। व्यंजन, जो हमारी आशुलिपि की जो व्यंजन माला है उनमें से ना लेकर के कोई चिन्ह बना दिए जाएं तो जिन चिन्हों को ही शब्द चिन्ह कहते हैं। ऐसे शब्द जो भाषा में बार बार प्रयोग किए जाते हैं उनके लिए आशुलिपि में कुछ चिन्ह, छोटे छोटे चिन्ह निर्धारित कर दिए जाते हैं, जिन चिन्हों को ही शब्द चिन्ह कहते हैं। ये चिन्ह काल्पनिक होते हैं, अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर बनाए जाते हैं और ऐसे निर्धारित किए जाते हैं कि वैसे कोई दूसरे अन्य ना हो, जिससे हमें कहीं पर अगर हम लिखते हैं तो कोई हमें भ्रम भी पैदा नहीं होता। तो ये काल्पनिक होते हैं और यह सुविधा और अपनी स्पष्टता को प्रकट करने के लिए ये निर्धारित किए जाते हैं। जब आप लोग भी अच्छी तरीके से आशुलिपि सीख लेंगे तो आप भी अपने अनुसार जो शब्द बार बार भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं और उनके लिए कोई चिन्ह निर्धारित नहीं है, तो आप अपने हिसाब से कुछ काल्पनिक सांकेतिक चिन्ह बना सकते हैं जो आपके लिए शब्द चिन्ह का कार्य करेंगे। ये आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टर्म है इसमें शब्द चिन्ह। सब चिन्ह हो गए शब्दाक्षर। नेक्स्ट है आपका जो परिभाषा जिसकी आपको बतानी है वो है शब्दाक्षर। तो शब्दाक्षर क्या है? भाषा में बार बार प्रयोग, भाषा में बार बार प्रयोग में आने वाले शब्दों को यदि एक ही व्यंजन रेखा
से प्रकट किया जाता है, प्रकट किया जाता है तो उसे शब्दाक्षर कहते हैं। तो उसे शब्दाक्षर कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 13 पे संक्षिप्ताक्षर। संक्षिप्ताक्षर क्या है, इनके बारे में समझते हैं। ऐसे शब्द जिन्हें प्रकट करने के लिए दो या दो से अधिक व्यंजन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्ताक्षर कहलाते हैं। संक्षिप्ताक्षर कहलाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म है वाक्यांश। अभी इनके बारे में आपको विस्तृत आगे आपको समझाएंगे। इनके नियम क्या होते हैं, कैसे निर्धारित किए जाते हैं, इनके बारे में भी आपको पता चलेगा। लेकिन ये शब्द आपको आगे जब अटेंडम आ जाए तो आपको परेशानी ना हो, इसलिए आपको हम इनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वाक्यांश क्या होते हैं? बिना लेखनी उठाए लिखे गए आशुलिपि के शब्द चिन्ह शब्दाक्षर या कोई व्यंजन प्रारूप जो दो या अधिक शब्दों को प्रकट करते हैं। वाक्यांश कहलाते हैं। तो अब इसमें से थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि शब्दाक्षर क्या है। इसमें बताया गया, जैसे वाक्य शब्द चिन्ह में बताया गया था कि बार बार जो शब्द आते हैं उनके लिए आशुलिपि में छोटे छोटे चिन्ह बना दिए गए हैं, तो वो छोटे चिन्ह सब चिन्ह कहलाते हैं। वैसे ही शब्दाक्षर
यहाँ पर शब्द की जो डेफिनेशन है इससे ही क्लियर है कि शब्द चिन्ह में अगर कोई शब्द बार बार आता है तो उसको चिन्ह से अगर बना दिया जाए किसी चिन्ह से तो वो शब्द चिन्ह हो जाता है। वैसे ही अगर आशुलिपि में की भाषा में बार बार कोई शब्द आता है और उसको वर्णमाला के एक व्यंजन रेखा से निर्धारित कर दिया जाए उसका रूप, तो वो शब्दाक्षर कहलाएगा। क्योंकि वर्णमाला व्यंजनमाला में हमारे कई सारे शब्द होते हैं। जैसे हमने ये लिख दिया गा, ये गा है, गा ऐसे बनता है डार्क, तो ये गा से मान लो गया हो गया, तो ये व्यंजनमाला का एक रूप है। ये बार बार अगर गया शब्द आ रहा है तो हमने अगर लाइन पे ये गा बना दिया तो ये हमारा गया शब्द हो गया। तो ऐसे ही इसमें बहुत सारे शब्दाक्षर आपको सीखने को मिलेंगे। तो शब्द चिन्ह में शब्द को चिन्ह से निरूपित किया जाता है। शब्दाक्षर में बार बार आने वाले शब्दों को अगर आप व्यंजनमाला की किसी व्यंजन रेखा से आप निरूपित कर दें, पा से कर दें, चा से कर दें। जैसे पहला है, बहुत बार पहला आता है तो पा से आपने पहला बना दिया, है ना। ऐसे आप कई सारे हैं, सभी के लिए आप अलग अलग बना सकते हैं। का है, चुका के लिए आपने का बना दिया, सब ये शब्दाक्षर आपके हो जाएंगे। उसके बाद में आता है संक्षिप्ताक्षर। क्या है संक्षिप्ताक्षर? में बताया गया कि ऐसे शब्द जिन्हें प्रकट करने के लिए दो या दो से अधिक व्यंजन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। शब्दाक्षर में एक शब्द होगा, शब्द चिन्ह में एक शब्द होगा, उसको हम चिन्ह से बनाएंगे। लेकिन जो संक्षिप्ताक्षर होगी इसमें दो शब्द होंगे या तो दो से अधिक शब्द होंगे, उनको हम संक्षिप्ताक्षर में प्रकट करेंगे। तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि संक्षिप्ताक्षर में कितने शब्दों का समूह होना चाहिए, तो आपको पता है कम से कम 2 और अधिक से अधिक 2 से अधिक हो सकते हैं। तो ये शब्द हैं, तो आप उसमें हम संक्षिप्ताक्षर का निर्माण कर सकते हैं वहाँ पर। अब उसके बाद में एक अंतिम पॉइंट आता है इसमें, वाक्यांश क्या है। वाक्य आपने पहले पढ़ा, वाक्यांश ये आपके आशुलिपि में बहुत ज़्यादा परिभाषा इसकी यूज होती है। वाक्यांश से आपका क्या अभिप्राय है? तो इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी वाक्य के किसी एक अंश को बिना लेखनी उठाए हुए अगर आप लिखते हैं तो यह कला आपकी वाक्यांश कहलाती है। अब वाक्यांश को हम शब्द चिन्हों से भी बनाते हैं, शब्दाक्षर से बनाते हैं, और इसमें कोई अन्य भी व्यंजन हो सकता है। जैसे हमने आपसे कहा जाते हैं, तो जाते हैं को हमने इसमें जाते हैं इसमें 2 शब्द आ गए, दोनों को हमने योग करके लिख दिया, वो हमारा। जैसे वे बाजार जाते हैं तो वे बाजार छोड़ करके जाते हैं लिख दिया, तो ये वाक्य का एक अंश हो गया, टुकड़ा हो गया। तो ऐसे टुकड़ों को ही हम वाक्यांश कहते हैं। और इसमें ख़ास बात होती है, इसमें हमें लेखनी नहीं उठानी पड़ती है, कंटिन्यू हमको लिखना पड़ता है। तो इसमें ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो शब्द चिन्ह के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, शब्दाक्षर के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, संक्षिप्ताक्षर के बारे में पूछा जाता है, और वाक्यांश के बारे में पूछा जाता है। कभी कभार इसमें जब आप इनको समझेंगे तो ये सारे जो आपके सामने टर्म्स जो आई हैं, ये आपके इस विषय को समझने में बहुत ज़्यादा भूमिका अदा करेंगे। कि सरल रेखाएं, हमने कहा कि सरल रेखा का प्रयोग कीजिए, तो सरल रेखा आपको पता होनी चाहिए सरल रेखा कैसी होती है। वक्र रेखा की बात आए तो आपको वक्र रेखा पता होनी चाहिए कि वक्र रेखा किस तरीके से बनाई जाती है। और ये सब जब आपके सामने समझ होगी तो आपको किसी प्रकार की कोई दुविधा आने ही वाली नहीं है, और आप बहुत ही आसानी से इन सबको समझ जाएंगे। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको इसमें निश्चित रूप से सफलता मिलने वाली है। तो आशा करता हूँ कि ये जो परिभाषाएं आपको समझाई गई हैं
वो आपको भली भांति समझ में आ गई हैं। जो इम्पोर्टेंट है हमने आपको बताया है कि शब्द चिन्ह बहुत बार पूछा गया है, शब्दाक्षर भी कई बार पूछा गया है, संक्षिप्ताक्षर और वाक्यांश, इन सब पर विशेष तौर से ध्यान दीजिए और आगे आने वाली क्लासों में हम इन पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो इसी के साथ हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में।